नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोगों की पॉलिटी सीरीज जो है चलाई गई है, जहां पर हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तक कर लिया। आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं भैया? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पढ़ने वाले हैं, तो कि उसके आगे का भाग है। इसके साथ साथ हम लोग इस चीज को पूरा यहाँ सीरीज वाइज तरीके से खत्म कर रहे हैं। इसकी जो पहले क्लास है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाकर देख ले भैया। प्लेलिस्ट में आप जाकर के उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा बहुत ही नजदीक है। साथ ही साथ यहाँ पर 70वीं बीपीएससी परीक्षा की नोटिफिकेशन चाहे जब आने वाली आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आरएएस यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुकी है। यूपीपीसीएस आरओ की भैया, देखिए ये एक क्लास ऐसी क्लास है जो आप कभी भी देखेंगे, यानी कि आप 2024 में देखेंगे या 2025 में देखेंगे या 2000 जो है 35 में देखेंगे। ये वो चीजें हैं जो आपके हर पेपर में काम आने वाली है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको नहीं, ये जो फैक्ट्स मैं दे रहा हूं यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई फैक्ट्स नहीं है। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर आयोग प्रश्न 100% बनाता आया है। ठीक है, तो इसलिए भैया इन सब पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझो, ये सब सही कर दिए तो तुम तैयार हो पॉलिटी के इस पार्ट से क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले क्लास से अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि और भी डेली प्रैक्टिस सेट और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं सारी चीजें आपको मेरे इसी चैनल पर मिलती रहती है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। यहां पर सही कथन पूछ रहा है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, वह मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता। देखिए भैया, हमारे यहां पर आप अगर सोचेंगे क्या है, देखिए जो हमारे यहां पर प्रधानमंत्री है, ऐसा कुछ बेसिकली वर्णन नहीं किया गया। बस ये कहा गया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव से जो संसद सदस्य चुन करके आएंगे, वो संसद सदस्य अपने में से एक नेता चुनेंगे। ठीक है, जिसे सदन का नेता कहते हैं। मतलब अपने जैसे बीजेपी का मान के चलिए आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कांग्रेस के जो है मान के चलिए कोई बनते हैं, तो वो क्या करती है, जो पार्टी यहाँ पर बहुमत होता है या जिस गठबंधन के पास बहुमत होता है, वो अपने में से एक जो है प्रमुख नेता चुनते हैं। ठीक है, और उसी का नाम जो है राष्ट्रपति जी को भेजते हैं कि इन्हें जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए। ठीक है, समझ गए? तो जी भैया, और वो जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो जो मंत्री परिषद होता है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है, उनका क्या होता है, प्रमुख नेता होता है। ठीक है, यानी कि सारी चीजें मेन फोकस में प्रधानमंत्री होते हैं, उनके सलाह के लिए, उनके कामकाज को करने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती है। ठीक है, क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, चलिए बताइए, चयनित, मनोनीत, नियुक्त या निर्वाचित? अभी मैंने बातों बातों में इस वक्त इस चीज का जिक्र कर दिया। ठीक है, आपके संविधान में दो अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आपकी बात है, तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। इन दो अनुच्छेदों को आप कभी भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हैं तो कभी भी मत भूलेगा। देखिए 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक जो है मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका प्रधान क्या, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, वही अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो मंत्री परिषद होगा वो एक जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो इसका सही जवाब क्या है भैया, आपका नियुक्त। आप इस चीज को जानिएगा, हमारे यहां पर ना चयनित किया जाता है ना मनोनीत किया जाता है, बल्कि नियुक्त किया जाता है। लेकिन वो नियुक्त ऐसे नहीं किया जाता है, उसकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। वो आता है तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, नियुक्त करता है। वैसे स्पष्टता लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक पर नियुक्ति करेगा, लेकिन स्वविवेक का मतलब यह नहीं होता कि जिसको पाया उसी को कर दिया, क्योंकि कई सारे अनुच्छेद है भैया कि उसे 6 माह के अंदर सदन का सदस्य भी होना होता है, तमाम सारी अर्हता है जो उसके क्वालिफाई होनी चाहिए, तो किसी को नियुक्त नहीं करेगा। उन सारी चीजों का एक तरीका होता है, लेकिन हाँ स्वविवेक की शक्ति उसे दी गई है, लेकिन वह स्वविवेक पूर्णतः अपने विवेक पर नहीं होता है। एक बार हो गया था, ज्ञानी जैल सिंह जी ने कर दिया था, जैसे जब राजीव गांधी जी के टाइम पे। ठीक है, वो एक विशेष केस है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप लोग वरना पढ़ोगे तो कहोगे सर ऐसा कैसा। ठीक है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द, जी भैया,
का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है? चलिए बताइए। वो भी क्या हुआ था ना, ये शब्द भी आपको पता है 44वें संविधान संशोधन बाद लाया गया था। जी भैया, 44वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। दरअसल ये संबंधित है आपके अनुच्छेद 352। 352 क्या कहता है भैया? आपके आपातकाल के बारे में कहता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। आपको पता है जब इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री तो कॉल चल रहा था, तो उस समय जो है हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था। तो उस आपातकाल की वजह से क्या हुआ था? आपातकाल की वजह से यह हुआ था कि हमारे देश में ये स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि कहीं ना कहीं से जो है वो एक लोकतंत्र को हानि हो गया था। तो भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, इसके बाद जो जनता सरकार चुन करके आई थी उसने ये चीजें लागू की थी, और उसने तब जाकर के मंत्रिमंडल शब्द जो है जगह दी थी हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद या मंत्रियों का समूह जैसा वर्ड दिखता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। अगर देखा जाए ना, मंत्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि मंत्री परिषद बड़ा है कि मंत्रिमंडल, आप बताइए, मंत्री परिषद बड़ा है कि मंत्रिमंडल? देखिए यहां पर जिक्र हो रहा है तो समझिए। तो आप एक चीज जान लीजिएगा कि मंत्री परिषद भैया बड़ा होता है, क्योंकि मंत्री परिषद में आपका मंत्रिमंडल आ जाते हैं, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। राज्य स्तर के जो मंत्री नियुक्त होते हैं वो आ जाते हैं, और कैबिनेट स्तर के, तो ये सारी चीजें आपके मंत्री परिषद में आ जाती हैं, जो कि आपके संविधान में है। मैंने बताया अनुच्छेद 74 75 के बारे में। वहीं आपका मंत्रिमंडल जो होता है वो कैबिनेट होता है, जिसमें चुनिंदा लोग होते हैं, 7 से 10 लोग, 15 लोग से ज्यादा इसमें नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, चलिए बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, जो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, आमतौर पर यहां पर कह रहा है। देखिए जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके देश में कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के चुनकर आए। जैसे एक एग्जांपल आपका लेटेस्ट है, आपके मनमोहन सिंह जी, ये दोनों बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़का, बल्कि क्या, राज्यसभा के जरिए चुन करके आए थे, ठीक है। लेकिन वही हमारे जो है प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है, वो आपके तीसरा टर्म है उनका प्रधानमंत्री का, तीनों बार वो क्या है, चुनकर आए, ठीक है। तो वही होता है कि आमतौर पर वो लोकसभा का जो है सदस्य होना चाहिए, ये जो है बात मेनली तौर पर होती है, ठीक है। समझ गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत सारे लोग यहां पर एक पॉइंट को गलत कर देते, क्या, कि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं भैया, यहां पर आमतौर जैसा एक वर्ड यूज हुआ है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज, इस चीज को समझिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, बताइए यहां पर इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सुंदर प्रश्न है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, सदस्य हैं तो वो क्या होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, लोकसभा में। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, अब वो क्या कर सकती है, अब वो सरकार चलाने के लिए जो जरूरी नंबर है वो नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, वो आपके क्या कहते हैं, आपका जो है अब आगे अपनी सरकार चलाने की योग्य नहीं रह जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत फिर क्या होगा, क्योंकि आपका जो प्रधानमंत्री वो राज्यसभा का सदस्य है, और ये आ रहा आपका लोकसभा में है। तो क्या होगा, लोकसभा में भैया वोटिंग हो रही है, लेकिन आप जहां के सदस्य आप वहीं पर वोटिंग कर सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार होगा, बैठने का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार आपको केवल वहीं होता है जहां के आप सदस्य होते हैं। ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वक्तव्य सही है, चलिए बताइए क्या सही है। भारत का प्रधानमंत्री, यहां पर आपके सामने चार चीजें ऑप्शन दी गई, बताइए क्या होगा। ओके।
तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या किया है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया आपका, ये क्या कहते हैं, स्वाविवेक का प्रयोग करता है, बी ऑप्शन। देखिए भैया इस चीज को समझिए, प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया कि मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर है। तो वो जो है अपने ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार रखता है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके, ठीक है, और इसके लिए वह स्वविवेक का प्रयोग करता है, ठीक है। इसके लिए वह जरूरी नहीं कि वह दोनों सदनों के सदस्यों में से ही नियुक्त करे, वो किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो सदन का सदस्य ही ना हो, जो सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, वो उसे भी क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है ना भैया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा गया, अगर आप प्रधानमंत्री भी बनना चाहो बन जाओ, बस आपको 6 माह के अंदर जो है किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि आप आज प्रधानमंत्री का जो है ले लो, क्या कहते हैं, शपथ, तुम 6 महीना के अंदर चुनाव करा के आ जाओ, बात खत्म। तो ये व्यवस्था ऐसी नौकरियों में नहीं है, ठीक है आप पहले नौकरी पहले पास कर लो तभी नौकरी मिलती है, यहां अलग है। तो यहां पर स्वविवेक का प्रयोग करता है, ये बिल्कुल सत्य है। जो यहां कह रहा है अपने मन तो चयन करने स्वतंत्र है, तो भैया वो अलग पोजीशन, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए एग्जैक्टली जो सबसे इफेक्टिव इस चीज को क्वालिफाई मतलब क्या कहते हैं वर्णन करता है प्रधानमंत्री के बारे में, तो बी ऑप्शन, ठीक है। ए और बी में कंफ्यूज हो गए, लेकिन बी ज्यादा उस चीज को ब्रॉड टर्म में लेके आ रहा है, ब्रॉड टर्म में। ए क्या कर रहा है, उसे छोटा कर रहा है, छोटा कर रहा है, बी क्या है, ब्रॉड टर्म में उस चीज को हमें समझा रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखो ये है जो 6 माह के लिए होता है, ये आपके अनुच्छेद 75 के 5वें क्लॉज में दिया गया है कि उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 75 के 5 ये आपको पता होना चाहिए, ना गलत कर दो। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय बताइए इन चारों में से क्या जरूरी है, बताओ। चलिए भैया जवाब दिया करिए, फटाफट जवाब देते रहिए, बताइए। चलिए एक एक चीज को बहुत ही आराम से समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि यही वो सारे तथ्य हैं जो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और आप इन्हीं सब चीजों से आगे पीछे होते हैं। चलिए भैया बी ऑप्शन, मैंने भी बताना 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य हो जाए। यहां पर क्या कह रहा है, लोकसभा का सदस्य हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं भैया, ये बी और सी में ही अंतर, ठीक है। आवश्यक रूप से तो है, जरूरी नहीं, अभी मैंने बताया लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, नहीं भैया ऐसा नहीं है कि नियुक्ति समय, बस यही मैंने आपको बता दिया, इतना क्लियर मैंने आपको कर दिया कि इसमें समय देना बेकार है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत या अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अच्छा हम लोग इतना प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ अहर्ताएं हमारे संविधान में दी गई हैं, उनमें से क्या है कि उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, वह लोकसभा के लिए चयनित होने की योग्यता रखता हो। इसीलिए मैंने कहा था ना, जब आम तौर पर मैंने जिक्र किया था, याद है आम तौर पर वाले प्रश्न में, क्यों, क्योंकि भैया वो हमारे संविधान में स्पष्ट कहा गया कि वो लोकसभा के सदस्य चयनित हुए तो अहर्ता रखता हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, बस ये 3-4 चीजें होती हैं। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया, जहां वह लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, वही संवैधानिक प्रतिबद्धता है जो आपके अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत आती है। यानी कि अनुच्छेद 75(3) है जो उसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाता है और एक संवैधानिक प्रतिबद्धता क्या कहते हैं उत्पन्न कर देता है मंत्री परिषद के सामने, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब वो एक अनुच्छेद है जो तीनों चीजों को अपने आप में समाहित कर ली रही है। अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। चलिए बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि जो संघ के मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
जी भैया देखिए, जितने लोगों ने क्या कहा है कि पहला सही है दूसरा गलत है, वो सही कर ले, केवल एक सही है। आपको बता दें कि संघ के जो मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि क्या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करता है, कुछ उसी तरह से आपके जो क्या नाम है मंत्री परिषद होते हैं, वो भी उसी के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इन दोनों की व्याख्या की गई है। जी भैया, चाहे उनके पद धारण की बात हो, चाहे वो अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75(3), ये पिछले प्रश्न के लिए है, ध्यान देना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन भैया, जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती, बताइए। देखिए आपको पता है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या विधायिका दिया, उस सही कर लीजिए मैंने। और चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। भारत में आपको पता है संसदात्मक जो है शासन प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर, कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर जो है अपने सारे कामों को जो है करती है। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसका गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है। जो विधायिका के सदस्य होते हैं वो मिल करके क्या कार्यपालिका के लिए क्या नाम है गठन करते, ठीक है। और कार्यपालिका जिसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं, वो सामूहिक रूप से विधायिका जिसे क्या कहते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधायिका मतलब आपका सदन हो गया और कार्यपालिका मतलब क्या हो गया आपका मंत्री परिषद। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती, कौन सा एक प्रस्ताव भैया मंत्री परिषद रख सकती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दी, इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बताइए। देखिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, विश्वास प्रस्ताव। जी भैया, जो आपका विश्वास प्रस्ताव होता है वो भारत में मंत्री परिषद जो है रखती है। विश्वास प्रस्ताव दरअसल इसलिए लाया जाता है कि वह यह बताने के लिए कि हमारा जो मंत्री परिषद यानी जो हमारी सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है। ठीक है, हमारी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, ये बताने के लिए। जब कभी जैसे होता नहीं है, चर्चा चलती है कि सरकार के पास नंबर कम है, सरकार ये है, तो सरकार के मंत्री परिषद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर वो पास हो जाता है यानी कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। वैसे विपक्ष द्वारा आपका क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जो ये बताने के लिए लाया जाता है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। मैंने बहुत ही इजी टर्म में आपको बता दिया। ये क्या हो गया, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। चलो यहां पर ऑप्शन डी जो है उपराष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए यहां पर हो गया फाइनली एक गलती। चलो चलिए बताइए, यहां पर अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत व्यक्तित्व देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर उसे अपना त्याग पत्र देना है तो लोकसभा में वो जो है किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, बताइए। देखो भैया, स्पीकर, एक चीज समझिए यहां पर क्या है, अगर कोई मंत्री अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो उसको जो है यहां पर बोलने की इच्छा है तो वो बोल सकता है। अगर वो नहीं बोलना चाहता अपने त्याग पत्र के बारे में तो स्पीकर उसे ऐसा नहीं जरूरी बोल करके उसे मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, वो बोलने की चाहता है तो बोल सकता है, लेकिन उसके लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि भैया वो बोलेगा तो स्पीकर लोकसभा में, अब सॉरी मंत्री, जब लोकसभा में बोलेगा तो लोकसभा का प्रधान कौन होता है, आपका स्पीकर होता है। तो ये छोटी सी बात यहां से निकल के आती है। बस बहुत ही आसान सा प्रश्न को समझो तो कितना आसान सा प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने लोकसभा के सदस्यों की जो है संख्या होनी चाहिए। मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जब, तो सबसे पहले लोकसभा में कम से कम सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को प्रथम तौर पर पास कराया जाता है। मतलब पास इन द सेंस कि उतने लोग जो है के द्वारा वो प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, कम से कम उतने लोग उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हो।
तब उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, तब जाकर के वो देखा जाता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर क्या 50 जवाब दिया, क्या भैया 50 जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत कौन सी एक स्थिति सही नहीं है? कौन सी एक स्थिति सही नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए भैया। देखिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने क्लास लेकर का, इसे लाइक जरूर करिए और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। चुनिंदा प्रश्नों के द्वारा ही आप देखिए, ये सब प्रश्नों को अगर आप सही कर रहे हैं तो यकीन मानिए फिर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आप ना क्वालिफाई कर पाओ। इस मेरी बात को आप कंठस्थ कर लीजिए, अगर आप इन प्रश्नों को सही कर रहे हैं तो आप तैयार है। ठीक है, तो जो सही नहीं है भैया वो आपका डी है। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, बल्कि ये तीन स्थितियां होती हैं। तीन स्थितियां क्या होंगी अब जान लो। यानी कि वो बेसिकली ये करता है कि आप मान के चलिए लोकसभा भंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल भंग हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये होता है कि उसे नई सरकार के आने तक कार्यपालिका सही से चलती रहे, विधायिका सही तरीके से काम कर सके। विधायिका कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के पूरक। तो इसके लिए जो ये मंत्री हैं इन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेरी बेसिस पर वो अपने पूर्व कार्यों को करते रहे, ऐसा राष्ट्रपति द्वारा उन्हें क्या सूचित किया जाता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन वो पूर्ण तरह से काम नहीं कर पाएंगे, ये भी होता है। ये एक टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं जो लगभग पुराने जैसा ही होता है, लेकिन इनके कार्यों को बाद में जो है वो जो नई सरकार आती है वो बदल भी सकती है, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, वो एक अलग टर्म है, लेकिन यहां पर अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ठीक है, जब तक कोई नहीं आ जाता। वैकल्पिक व्यवस्था में जल्दी जल्दी चुनाव कराया जाए, भी बात सही है। और राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बने उन्हें बने रहने के लिए कह सके, तो ए और सी एक दूसरे के पूरक से ऑप्शन है। ठीक है, बल्कि क्या है, कहने का तरीका अलग है, बल्कि है एक दूसरे का। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, चलिए भैया, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया है? मतलब इन्होंने एक बार से अधिक अपने पोस्ट पर रहा है, लेकिन बिना समय अंतर के। ठीक है, समयांतर के बाद सुशोभित किया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका क्या 4 5 6, अर्थात ये था मेरा प्रश्न कि ये प्रधानमंत्री बने तो है, लेकिन एक बार से अधिक बार कॉन्टिन्यूसली नहीं बने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके नरेंद्र मोदी जी, ये कॉन्टिन्यूसली 3 बार बने। जवाहरलाल नेहरू जी, ये कॉन्टिन्यूसली 3 बार बने। लेकिन से आप गुलजारी लाल नंदा ले लीजिए, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्या हुआ, ये बने हैं लेकिन एक इनके एक से अधिक बार बनने में बीच में इनका जो है चुनाव हारे हैं, फिर जीत कर आए हैं, इनकी सरकार गिर गई है तब ये आए हैं। तो ये सब चीजों के उपरांत तो जो है कंटिन्यूसली हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, चलिए कथन कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं, कारण कह रहा है संसदीय मंत्री प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं, वही विधायिका कार्यपालिका की जो बात मैंने की। संसदीय मंत्री प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व सिद्धांत कार्य करता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया उस सही कर लीजिए। देखिए कथन दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण सा नहीं हुआ। अगर यहां पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भैया देखो ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ये तो एक कथन हो गया। लेकिन यहां पर तुम कार्यपालिका के बारे में क्या बात कर रहे हो, विधायिका के बारे में कुछ चलो हो गया, लेकिन कार्यपालिका के बारे में क्या नहीं, तुम यहां पर केवल विधायिका की बात कर रहे हो ना। कार्यपालिका का कुछ होता तो समझ में आता कि हाँ तुम कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ करके इस कथन के साथ ला रहे हो, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है। आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे प्रश्न देख के पहले तो चौंकते होंगे कि ये कहां से आ रहा प्रश्न। तो ये सब वो प्रश्न है जो तुम्हें एकदम से हीरो बना देगा, क्या हीरो बना देगा। ठीक है,
तो जितने लोगों ने यहां पर क्या भैया सही व्याख्या नहीं है वाला जवाब दिया, सही कर लीजिए। देखिए कथन दोनों सही है, लेकिन अधिकार देने की बात नहीं। यहां पर जब कह रहा है उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री के विषय में तुम्हें बताना है ना, तो अधिकार की यहां पर चर्चा हो रही, इसलिए ये जो है उसको सही तरीके से क्या करता है, कनेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी केंद्र सरकार में बताइए कौन होता है? चलिए बताइए भैया, मन कौन होता है, जवाब दीजिए बस। बस इसका एक दो प्रश्न और क्लास खत्म भैया। ये पूरी आपकी जो है इसके एक दो प्रश्न के बाद आपका पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप लोगों को अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, ये आप लोग जब लक्ष्मीकांत उठाते होंगे तो यही 4 अनुच्छेद दिखते होंगे। लेकिन आपके अगर प्रश्न पूछा जाए जब भी आपका आता है तो अनुच्छेद 74 75 के संबंध में या ऐसे प्रश्नों के जरिए आता है, जो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया। ठीक है, अब आपको कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। अगर तुम इन प्रश्नों को कर ले गए हो ना, मैंने जो यहां पर आपको करीब करीब 19-20 प्रश्न कराए, अगर आप इन्हें कर ले जाते हो, इसमें से अगर आप, मैं कहता हूं 80% अगर आप सही कर ले जा रहे हो, तो यकीन मानो तुमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि इन प्रश्नों को सही करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये थोड़े एनालिटिकल थे, इतने डायरेक्ट बेस नहीं थे। ठीक है, ये पीसीएस लेवल के ही प्रश्न थे, कुछ तो आईएएस लेवल के भी थे। ठीक है, तो मंत्रिमंडल सचिव जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर। दरअसल मंत्रिमंडल सचिव, दरअसल जितनी चीजें होती हैं आपकी लोकसभा में, वो महासचिव एक होता है। ठीक है, महासचिव होता है, वो उन चीजों को करता है। और वो आपके किसके अंतर्गत भैया, ये महासचिव आपके जैसे लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के अंतर्गत काम करता है। चलिए भैया इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संशोधन में से कौन सा यह बताता है कि कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है, यानी कि जितना भी आप प्रधानमंत्री, एक पद ये हो गया, उसके बाद अन्य कितने पद हो सकते हैं? यानी कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आप मान के चलो 545 सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 545 में से सबको 545 को तो आप मंत्री बनाओगे नहीं, हर कोई मंत्री बनना चाहता है भैया। तो इसीलिए संविधान संशोधन लाया गया। इसमें यह कहा गया कि अधिकतम इतने लोगों को ही आप जो है क्या कर सकते हैं, संविधान के अंतर्गत मंत्री परिषद के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, 51वां संविधान संशोधन 2003। जी भैया, 51वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये लाया गया, जिसके अंतर्गत आप 15% से अधिक जो है आपके प्रधानमंत्री को लेकर के, ये ध्यान देना, प्रधानमंत्री को लेकर के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना आप लोग गलती करना। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भैया, क्या है, देखते ही आपको पता होना चाहिए, श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र यहां पर आपका होगा। ठीक है, चलिए भैया उम्मीद करता हूं शायद आज का आखिरी प्रश्न है। कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है? मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य कौन सा है? बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, और मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया जवाब दीजिए, आपकी क्लास खत्म होने वाली है। जी भैया बस इतना ही आपको करना था, ये अगर आप कर ले जा रहे हो, अगर इतने में से आपका हो गया तो कितना प्रश्न हो गए भैया? करीब आपके ये 21 प्रश्न हुए हैं। आज आप लोगों ने 21 प्रश्न किए हैं, और 21 प्रश्न में से आपको मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं 16 सही हुए हैं कि नहीं, चेक कर लेना। अगर आपके 21 में 16 सही हुए हैं तो आप आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर गए हैं। अगर लेकिन ऐसे प्रश्न आपको कम से कम इस टाइप के प्रश्न आपको कम से कम 18 तो सही करने चाहिए थे, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, इन्हें आप थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ जाते हैं चैप्टर। तो जिन्होंने क्या 1 और 2 जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, हैव अ, मतलब गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो आप देख सकते हैं, पॉलिटी प्लेलिस्ट के नाम से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे भी चलाई जाती है, तो उसको जो है आप, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है आपकी तैयारी के लिए, जहाँ सभी विषयों को मैं लेकर के आता हूँ। जी भैया, सभी विषय आप वहाँ पर देखते हैं, आपकी जो है वहाँ पर मैं लेकर के आता हूँ। तो उसके लिए भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते अपने दोस्तों को शेयर करो यार, इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम उन्हें ही बताओ, ऐसे प्रश्न उनसे पूछो कितना सही हुए, तब तो कंपटीशन में मजा आएगा। क्योंकि अगर दोस्तों से कंपटीशन करोगे तो ऐसे ही तुम्हें कई सारे दोस्त अपने एग्जाम हॉल में और इस दुनिया में मिलने वाले हैं।
दुश्मन कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो चलो इसी अच्छी बात के साथ क्लास को विराम देता हूँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में जो आपके आगे इससे आगे बढ़ के होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।